नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इसलिए राइटर का विश्वास, लेखक की निष्ठा इन गॉड माने ईश्वर के प्रति, इसलिए ईश्वर के प्रति लेखक के मन में जो निष्ठा थी वो शेक ना हो। SHAKE, शेक माने होता है विचलित होना। इसलिए ईश्वर के प्रति लेखक की निष्ठा विचलित न हो, इसलिए उसने क्या किया, पोस्टमास्टर ने, देखें आप, सो इन ऑर्डर नॉट टू, मैंने बोला था इन ऑर्डर टू के लिए, और इन ऑर्डर नॉट टू का मतलब होता है, नॉट उसमें जोड़ा गया है, और इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू, और नॉट जोड़ दिया तो ऐसा न करने के लिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। फेथ माने बताया था आपको निष्ठा, इन गॉड माने ईश्वर के प्रति, इसलिए लेखक का ईश्वर के प्रति विश्वास जो है न डगमगाए, इसलिए लेखक का ईश्वर के प्रति लेखक की निष्ठा विचलित ना हो। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। देखो बच्चों, कम माने आना होता है और अप डाउन, जानते हैं आप, देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, यानी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। यहां मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अप माने ऊपर है और डाउन से मतलब नीचे है। लेकिन आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन जुड़ता है, when a preposition connects with a verb, जब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन जुड़ता है तो बच्चों उस वर्ब के मीनिंग में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, उस वर्ब का मीनिंग पूरी तरह चेंज हो जाता है, एंड दैट वर्ब बिकम्स ए फ्रेजल वर्ब देन, और तब जाकर के वो वर्ब जो है वह एक फ्रेजल वर्ब में बदल जाती है। और बच्चों जो फ्रेजल वर्ब होता है उसका मीनिंग, जो मूल क्रिया है, जो ओरिजिनल वर्ब है, उससे उसके मीनिंग में बिल्कुल अंतर होता है। उन दोनों का मीनिंग जो है उसके बीच में कोई संबंध नहीं होता। लुक माने देखना होता है, परंतु लुक इनटू माने तो छानबीन करना होता है। उसी तरीके से कम माने आना होता है, कम माने आना, और अप माने ऊपर, और विद माने आप जानते हो के साथ, यस, जैसे आई राइट विद अ पेन, मैं एक पेन से लिखता हूं। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, कम अप विद, कम अप विद सेकंड फॉर्म हो गया, केम अप विद का मतलब हुआ दिमाग में आया। एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, STRUCK, स्ट्रक का मतलब एक विचार ने उसके दिमाग में स्ट्राइक किया, या एक विचार उसके दिमाग में कौंध उठा। जैसे बिजली होती है, बिजली कौंधती है, उसी प्रकार से एक ख्याल आया, एक विचार उसके दिमाग के अंदर कौंध उठा बिजली की मानिंद। देखना आप, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी पोस्टमास्टर या डाकपाल के दिमाग में आया एक ख्याल, एक आइडिया आया, एक योजना आई, एक प्लान आया। क्या आया? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देना होगा। लेखक के दिमाग में ये आया, ये जो पोस्टमास्टर है उसके दिमाग में ये आया कि ये जो लेखक है इसकी ईश्वर के प्रति निष्ठा किसी भी सूरत में विचलित ना हो। इसलिए पोस्टमास्टर ने क्या सोचा, ही केम अप विद एन आइडिया। इसका मतलब ये हुआ, ही थॉट ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया के बारे में उसने सोचा, या एक आइडिया उसके दिमाग में आया। कौन सा? ही ought टू रिप्लाई द लेटर, उसको उस पत्र का जवाब देना चाहिए। ही ought टू रिप्लाई द लेटर, अर्थात उसको उस पत्र का जवाब देना चाहिए। ये विचार उसके दिमाग में आया, परंतु आप जानते हो एक पत्र लिखने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। अगर इफ यू वांट टू राइट ए लेटर टू समबडी, अगर आप किसी को पत्र लिखना चाहते हो तो आपको चाहिए कागज, कलम, दवात, ये चीजें अपनी जगह हैं, परंतु ये जो पत्र है ये थोड़ा अनूठा है। ये जो लेटर है, ये लेटर अपने आप में यूनिक है। एंड इफ समबडी वांट्स टू रिप्लाई दिस लेटर, अगर कोई इस खत का जवाब देना चाहता है तो कागज, कलम, दवात तो अपनी जगह हैं। इसका जवाब देने के लिए 100 पेसोज की जरूरत भी है, यानी जिस आदमी के पास में 100 पेसोज हैं, और होने से ही काम नहीं चलेगा, अगर वो 100 पेसोज किसी को डोनेट करने का जज्बा रखता है, अगर उसके दिल में जो है इतनी उदारता है, तब जाकर के वो इस पत्र का जवाब देने की सोचे। मैंने कहा आपको, कबीर अपने एक दोहे में लिखता है कि ये तो है घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। वो कहता है ये ईश्वर का दरबार है, ये किसी खाला का घर नहीं है, और इस घर में प्रवेश वही आदमी कर सकता है जो अपना सर काट करके अर्पण करने की क्षमता रखता है।
जो आदमी अपने सर को काट करके गुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में अर्पण कर सकता है, वही आदमी इस घर के अंदर प्रवेश पा सकता है। तो कीमत जो है बड़ी खतरनाक है, कीमत बड़ी खतरनाक है। यहाँ बच्चों ये है कि इस पत्र का जवाब देने के लिए केवल कागज कलम दवात ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए 100 पेसोस चाहिए, और केवल चाहिए नहीं, होना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उन पैसों को डोनेट करने का आपके मन में इतना औदार्य होना चाहिए, इतना औदार्य आपके मन में होना चाहिए, इतनी उदारता होनी चाहिए दैट यू कैन डोनेट दैट अमाउंट, कि आप उस अमाउंट को डोनेट कर सकें, करने के लिए आप विलिंग हो, आप इच्छुक हो। देखना क्या लिखा है, बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब इसने इसको खोला, परंतु जब उसने इसे खोला, परंतु जब उसने इसे खोला, किसने किसे खोला होगा? पत्र ने तो डाकपाल को नहीं खोला होगा। यहां डाकपाल ने, इसे का मतलब पत्र है, यहां पर जो वर्ड बच्चों इट है, इट हियर स्टैंड्स फॉर द लेटर, यहां पर जो इट शब्द है वो लेटर के लिए आया है, वो लेटर को रेफर करता है, वह पत्र का उल्लेख करता है, वह पत्र के लिए आया है, यानी ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है। जैसे आपको कहा था मैंने क्या कि वंस देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थ्रस्टी, हियर द वर्ड इट स्टैंड्स फॉर द क्रो, यहां पर जो इट शब्द आया है बच्चों, वो क्रो के लिए स्टैंड करता है, वह क्रो की ओर इंगित करता है। क्या करता है? वह क्रो की ओर इंगित करता है। देखना, बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने इसे खोला, परंतु जब डाकपाल ने इस खत को खोला तो क्या हुआ? इट वॉज एविडेंट दैट, इट वॉज वेरी क्लियर, इट वॉज ऑब्वियस, ये बहुत स्पष्ट था कि क्या, टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इसका जवाब देने के लिए उसे केवल, इसका जवाब देने के लिए उसे केवल एक शुभेच्छा के अलावा, आप जानते हो गुडविल यानी क्या होता है? शुभकामना। इस पत्र का जवाब देने के लिए उसको शुभकामना से अधिक कुछ और भी चाहिए था। In order to reply this letter, he needed something more than goodwill. इस पत्र का जवाब देने के लिए उसको गुडविल से ज्यादा, शुभकामना से अधिक किसी और चीज की जरूरत भी थी। यानी ये पत्र वैसा नहीं था कि साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस पत्र के अंदर आप किसी के प्रति शुभकामना प्रकट करके काम नहीं चला सकते। शुभकामना के अतिरिक्त इस पत्र का जवाब देने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत भी थी। वो क्या थी? देखो, हाँ देखो, इट वॉज एविडेंट दैट, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, शुभेच्छा, स्याही और कागज के अलावा, शुभकामना, स्याही और कागज के अलावा इस पत्र का जवाब देने के लिए कुछ और चाहिए था, किसी अन्य चीज की भी जरूरत थी। वो चीज क्या थी? देखो बच्चों, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। देखो बच्चों, सोल्यूशन मानी तो आप जानते हो क्या होता है? ये सोल्यूशन शब्द है। सोल्यूशन मानी होता है, कोई गणित का सवाल है, आप उसको करते हो, उसका हल करते हो, उसका समाधान करते हो, तो ये जो बच्चों जो हल या समाधान है, या समाधान मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि किसान खेत में हल जोतता है, वो वाला नहीं है, ये समाधान है। इसलिए दोनों शब्दों को आप गौर से देखें कि सॉल्यूशन का मतलब तो समाधान या हल होता है। और बच्चों जब इसके आगे री जोड़ दिया तो ये री हो गया साहब, री मानी दोबारा, जानते हो ना आप इस बात को, और दोबारा समाधान। री मानी दोबारा होता है और सॉल्यूशन यानी समाधान होता है। आप जानते हो रीटेस्ट यानी क्या होता है? एक बार आपने टेस्ट दिया फिर रीटेस्ट दिया। कई बार बच्चे के बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स कमाते हैं तो अपनी कॉपी को रीचेक करवाता है, तो पुनर्मूल्यांकन कहते हैं उसको। तो री का मतलब पुनर से है, पुनः शब्द जो है उसके लिए री का मतलब होता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ रीसोल्यूशन का मतलब पुनर्समाधान नहीं होता, या रीसोल्यूशन का मतलब पुनर्हल नहीं होता। रीसोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों संकल्प। क्या होता है? संकल्प। एक शब्द देखो आप, ये शब्द लिखा है स्टक टू। स्टक, ये जो मतलब है बच्चों, इसका जो स्टक शब्द है, इसका जो मूल मीनिंग तो यह है कि वो अपने संकल्प से चिपका रहा। स्टक मानी क्या होता है? चिपका रहा। ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वह अपने संकल्प से चिपका रहा। परंतु यह इसका मतलब यह हुआ कि संकल्प से चिपकने का मतलब यह हुआ कि वह दृढ़ संकल्पित रहा, वह कृत संकल्प रहा,
वह अपने संकल्प के प्रति पूरी तरह से क्या रहा, संकल्पबद्ध रहा, वह पूरी तरह से संकल्पबद्ध रहा। देखो क्या है, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, परंतु वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। क्या शब्द आएगा, दृढ़। परंतु वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी। देखो बच्चों, आस्क यानी क्या होता, पूछना, और फॉर मनी के लिए। लेकिन आस्क फॉर का मतलब के लिए पूछना नहीं होता, आस्क फॉर यानी मांगना होता है। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग डिमांड होता है। ही डिमांडेड, उसने मांगा। उसने मांगा, क्या मांगा, ही डिमांडेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कार्मिकों से। क्या होते हैं कार्मिक, बोर्ड की तरफ एक शब्द देखना बच्चों, ये दो शब्द हैं, इनको गौर से देखना। एक शब्द है PERSONAL और एक शब्द है PERSONNEL। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स? इन दोनों शब्दों के मीनिंग में अंतर यह है बच्चों, ऊपर वाला प्रश्न तो आप जानते ही हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज डोंट इंट्रूड ऑन माई पर्सनल अफेयर्स। क्या बोला मैंने, प्लीज डोंट इंट्रूड ऑन माई पर्सनल अफेयर्स। इंट्रूड बच्चों एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद ऑन का प्रयोग होता है, इनका नहीं होता। कृपया मेरे व्यक्तिगत मामलात में हस्तक्षेप करने की या दखल देने की जरूरत नहीं है। जब आप इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो यो बनाए, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स, यानी इंटरफेयर के बाद तो इन आएगा। परंतु एक शब्द है इंट्रूड, INTRUDE, इंट्रूड माने घुसपैठ करना होता है। मेरे निजी मामलात के अंदर दखल अंदाजी न करें। इंट्रूड के बाद ऑन आता है, दिमाग में बैठा लेना ये बात। क्या बोला मैंने, ये शब्द है बच्चों इंट्रूड, एक शब्द है इंटरफेयर, ये है इंटरफेयर। आप जानते हो इंटरफेयर क्या होता है, हस्तक्षेप करना। जब आप किसी के निजी मामलात में हस्तक्षेप करते हैं तो इंटरफेयर इन होता है, लेकिन जब आप किसी के निजी मामलात में घुसपैठ करते हैं, मतलब बात वही है, घुसपैठ कर दो, हस्तक्षेप कर दो, परंतु अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो इंटरफेयर इन होगा, लेकिन इंट्रूड ऑन होगा। क्या बोला मैंने, इंट्रूड ऑन होता है और इंटरफेयर होता है। अच्छे से दिमाग में बैठा लेने की जरूरत है। डोंट इंट्रूड ऑन माई पर्सनल अफेयर्स, डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स। तो पर्सनल मानी होता है निजी या व्यक्तिगत, और नीचे वाला जो बच्चों पर्सनल है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है, जैसे एक शब्द आता है, आप लोक प्रशासन में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक शब्द चलता है, कौन सा, कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग का मतलब होता है पर्सनल डिपार्टमेंट। ये जो बच्चों पर्सनल शब्द है इसका मीनिंग कार्मिक होता है, एम्प्लॉइज होता है। एम्प्लॉइज का मतलब कार्मिक होता है। तो आप ये समझे कि ऊपर वाला जो शब्द है डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स और डोंट इंट्रूड ऑन माई पर्सनल अफेयर्स, यहां तो ये आएगा, और इसका मीनिंग होता है कार्मिक। हिंदी में क्या बोला मैंने, कर्मचारी या ये कार्मिक। जो बहुत सारे कर्मचारी किसी दफ्तर में काम करते हैं, दे आर नोन एज पर्सनल्स, उनको पर्सनल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ही आस्क्ड फॉर सम मनी, उसने जो कुछ पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉय से या अपने कार्मिकों से कुछ पैसा मांगा, चंदा इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं दिया। ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं दिया। पार्ट ऑफ हिज सैलरी माने अपनी सैलरी या अपने वेतन का कुछ भाग। पार्ट माने भाग होता है, और सैलरी का मतलब आप जानते हैं रेम्यूनरेशन होता है। सैलरी का मतलब जो तनख्वाह मिलती है उसको सैलरी कहते हैं। तो उसने अपने स्वयं की जो तनख्वाह है या अपने स्वयं का जो वेतन है उसका एक पार्ट या उसका एक भाग चंदे के रूप में दिया। किसके रूप में दिया बच्चों, चंदे के रूप में दिया। यहां पर बच्चों ये जो हिमसेल्फ शब्द है इसको अंडरलाइन करो। ही के ठीक बाद में एक शब्द आ रहा हिमसेल्फ। मैंने आपको कहा था एक तो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन और मैंने कहा था एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक बच्चों इस बात पर बल देता है कि काम खुद कर्ता ने किया। when the action is committed or when the action is done by the subject himself or herself, जब स्वयं कर्ता के द्वारा किसी कार्य के कारित किए जाने की बात के ऊपर बल दिया जाता है तो इस प्रकार का जो प्रोनाउन होता है उसको बच्चों एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन का उसको बनाने का तरीका यह है कि जो फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है, और वी है, सेकेंड पर्सन यू है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पजेजिव के अंत में सेल्फ लगाना चाहिए, और अगर बहुवचन है तो सेल्व्स लगाना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो आप उसमें पजेजिव में नहीं बल्कि आपको ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्व्स लगाना चाहिए। एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, और अगर कर्ता सिंगुलर नंबर है तो आपको सेल्फ जोड़ना चाहिए। और इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, और अगर कर्ता प्लूरल या बहुवचन है तो आपको सेल्व्स जोड़ना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में भी यही होता है।
और एम्फेटिक में भी यही होता है। परंतु बच्चों रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कर्ता के द्वारा किए गए काम का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन में किसी काम के कर्ता के स्वयं कर्ता के द्वारा किए जाने की बात पर बल दिया जाता। उदाहरण से मैंने क्लियर किया था, शी हरसेल्फ पनिश्ड द स्टूडेंट्स, उसने स्वयं विद्यार्थियों को दंडित किया, एम्फेटिक प्रोनाउन है, और शी पनिश्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को दंडित किया। ये बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। स्ट्रक्चर इज सेम बट यूसेज इज डिफरेंट। संरचना तो एक जैसी है, परंतु बच्चों इसका जो अनुप्रयोग है, इसका अनुप्रयोग थोड़ा अलग है। अनुप्रयोग में अंतर है, संरचना में कोई फर्क नहीं है। देखेंगे आप। तो उसने क्या किया, जो डाकपाल था वो बड़ा दिलदार था, बड़ा दयालु था, बड़ा उदार था। तो उसने क्या किया कि अपने जो कर्मचारी हैं उनसे कुछ चंदा इकट्ठा किया, एंड ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एज डोनेशन, और उसने अनुदान के रूप में अपनी स्वयं की जो सैलरी है या अपनी स्वयं की जो तनख्वाह है उसका एक भाग भी उसने जो है कंट्रीब्यूट किया। क्या किया बच्चों? कंट्रीब्यूट। जानते हैं क्या क्या होता है कंट्रीब्यूट? अगर कोई काम करने में आप अपना योगदान देते हैं, दैट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन, उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। देखें आप, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके जो कुछ दोस्त थे, they were obliged, उनको भी oblige किया गया। क्या होता है oblige? they were also forced, उनको भी मजबूर किया गया, उनको भी बाध्य किया गया कि ये धर्म का काम है, तुमको भी इस काम में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तुमको भी इस काम में कुछ सहयोग देना चाहिए। तो देखो, एंड सेवरल, सेवरल यानी क्या होता है? अनेक। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके अनेक दोस्तों ने, और उसके दोस्तों में से अनेकों को वर ऑब्लाइज्ड मानी ऑब्लाइज किया गया टू गिव समथिंग, कि कुछ न कुछ दें। टू गिव समथिंग माने कुछ न कुछ वो दें, किसके लिए? फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, माने पुण्य के कार्य के लिए, धर्म के एक कार्य के लिए। देखो बच्चों, अंग्रेजी में कहावत है लिखना कि अच्छे काम की शुरुआत आदमी को हमेशा अपने आप से करनी चाहिए। एक पुण्य कर्म की शुरुआत व्यक्ति को अपने घर से करनी चाहिए। सेंटेंस बोल रहा हूं, लिखना आप, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये सेंटेंस है। देखो, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। चैरिटी बिगिन एट होम, यानी अच्छे काम की शुरुआत व्यक्ति को अपने घर से करनी चाहिए। यहां बच्चों जो चैरिटी शब्द आ रहा है, इस चैरिटी का मतलब होता है पुण्य कार्य, इस चैरिटी का मतलब होता है कोई धर्म का काम। तो आप जानते हो बच्चों, ये एक भाववाचक संज्ञा है। पुण्य एक भाववाचक संज्ञा है, और आप जानते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा को अपन इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी बहुवचन नहीं बनता, ये एक वचन है ना। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बच्चों इसके अंत में एस जोड़ करके आपको इस वाक्य को शुद्ध करना चाहिए। नाउ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। चैरिटी बिगिंस एट होम, माने अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। दूसरों को उपदेश देते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोगों को उपदेश देना आसान है। अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो शुरुआत अपने आप से कीजिए। गांधी जी की यही खास बात थी। गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, क्योंकि उन्होंने जो अच्छा काम किया शुरुआत अपने आप से की। तो बच्चों, बाकी बात हम 2 मिनट की इंटरवल की बात करेंगे।
बच्चों, तो देखना आप एक सेंटेंस लिखा है बोर्ड पर, इस पर मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। बहरहाल आपको जब भी टाइम हो तो आप इसको थोड़ा उतार भी लेना। प्लीज गिव मी 2 पेपर्स। इस सेंटेंस में कुछ करेक्शन है जो मैं करूंगा, देखना। तो ये समझ में आ गया आपको? एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, इसको अंडरलाइन करो बच्चों, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज। ये अंडरलाइन मैंने इसलिए करवाया है आपको क्योंकि आप तो जानते हो कि ये माई है, ठीक है, ये आवर है, ये योर है, ये हिज है, ये दे है, ये हर है और ये इट्स है। ऑल दीज आर पजेजिव्स, ये सारे पजेजिव्स हैं। और आपको मैंने क्या समझाया था कि पजेजिव एक प्रकार का डिटर्मिनर होता है और पजेजिव का प्रयोग अकेले कभी नहीं होता। अगर पजेजिव आएगा तो साथ में क्या लेके आएगा? नाउन लेके आएगा। जैसे सुनो, इंडिया इज माई, मैंने कहा कि इंडिया इज माई, सेंटेंस तो गलत है। शुद्ध तो ये होगा ना कि इंडिया इज माई कंट्री। अगर आपने माई बोला तो सेंटेंस गलत है, लेकिन ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है बच्चों कि इंडिया इज माइन। देखो भारत मेरा है। क्या बोला मैंने? इंडिया इज माइन। अगर मैंने ऐसा कहा तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, देयर इज नो एरर। मैंने आपको कहा कि माई शूज आर बेटर देन यू, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। ये तो गड़बड़ है क्योंकि मेरे जूतों की तुलना आपसे नहीं हो सकती, आपके जूतों से हो सकती है। इसलिए मुझे कहना चाहिए माई शूज आर बेटर देन योर, गलत, क्योंकि योर आएगा तो बच्चों ये भी आना चाहिए माई शूज आर बेटर देन योर शूज। ध्यान सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। माई शूज आर बेटर देन योर गलत है, माई शूज आर बेटर देन योर शूज कहना चाहिए था मुझे, या फिर मुझे ये कहना चाहिए था कि माई शूज आर बेटर देन योर्स। समझ गया? आवर का क्या बनता है? आवर्स, ठीक है। और दे का क्या बनता है? देयर्स। हर का क्या बनता है? हर्स। देखो बच्चों, अब बच गया मेरे पास एक तो हिज और एक बच गया इट्स। ध्यान से देखो, बोर्ड की तरफ काम की बात है। देखो बच्चों, माई भी पजेजिव है, माइंड भी पजेजिव है, अवर भी पजेजिव है, अवर्ष भी पजेजिव है, योर भी पजेजिव है, योर्स भी पजेजिव है। लेकिन इन सब में फर्क यह है बच्चों कि ये जो डब्बे में बंद मैंने कर दिया, ये जो पहला वाला पार्ट है, ये ऐसे पजेजिव हैं जो अपने बाद में नाउन हर सूरत में लेके आते हैं। इसलिए बच्चों इनको आपको डिटर्मिनर मानना चाहिए। ये जो डिब्बे में बंद सारे शब्द हैं, ऑल दीज आर डिटर्मिनर्स ऑल्दो दे आर पजेजिव्स, हालांकि वो पजेजिव हैं लेकिन ये अपने बाद में हर सूरत में नाउन लेके आते हैं। दैट्स वाई, यही कारण है कि दे आर ए सॉर्ट ऑफ पजेजिव्स, इसलिए वो एक प्रकार के पजेजिव्स होते हैं। और ये जो बच्चों मैंने बाद में लिखा है माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, व्हाट आर दीज, ये ऐसे हैं कि इनके बाद नाउन कभी नहीं आता। आई विल शेयर योर लंच, मैं आपके लंच को शेयर करूंगा। यू कैन शेयर माइन, आप मेरा कर लेना। मैं आपके लंच को शेयर करूंगा, आप मेरा कर लेना। तो मैंने माइन के बाद में लंच नहीं बोला क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं बच्चों, इनके बाद में नाउन नहीं आता। दे आर पजेजिव प्रोनाउंस एंड दीज आर पजेजिव डिटर्मिनर्स। दिस इज द डिफरेंस। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? इनके बाद नाउन को हर सूरत में आना चाहिए, इनके बाद नाउन को नहीं आना चाहिए। और हिज के बाद नाउन को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हिज के बाद नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हिज के दोनों रूप, ये वाला रूप और ये वाला रूप बच्चों सेम है, इधर भी हिज ही आएगा। बात को समझना, हिज के दोनों रूप सेम है, इसलिए हिज के बाद नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इट्स के दोनों रूप सेम हैं क्योंकि इट्स के बाद, इसलिए इट्स के बाद नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आपका ये सेंटेंस जो इसमें टेक्स्ट बुक में आया है उसमें बच्चों हिज के बाद में नाउन नहीं आया, उसमें हिज के बाद नाउन नहीं आया। इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया कि आप कंफ्यूज मत होना। सर आपने तो कहा था कि पजेजिव के बाद तो नाउन हर सूरत में आता है या नहीं आ रहा। मैंने कहा कि हिज का ये रूप और ये रूप समान है। मैंने ये समझाया कि इट्स का ये रूप और ये रूप समान है, इसलिए बच्चों इट्स तथा हिज के बाद में नाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सेंटेंस देखना क्या लिखा है, अब आपको बात क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा है देखना, देखो, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज। अब हिज के आगे कुछ भी नहीं आ रहा ना। इसका कारण यह है क्योंकि यहां पर ये जो हिज है वह इस रूप में नहीं, इस रूप में आ रहा है। जैसे शी इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, क्या बोला मैंने? शी इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने माई नहीं बोला। उसी तरीके से मैंने आपको कहा शी इज ए फ्रेंड ऑफ हिज, क्योंकि हिज के दोनों रूप एक ही हैं।
हिज के दोनों रूप एक ही है, इधर वाला और इधर वाला दोनों रूपों में हिज का प्रयोग होता है। इस तरीके से बच्चों ये पैराग्राफ तो अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे अपन चर्चा करते हैं, देखना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, टूगेदर, गेदर, देखो बच्चों दो बार आ रहा है, टूगेदर, टूगेदर, देखो कैसा है, एक शब्द आ रहा दो बार, दोनों का उच्चारण सेम, जैसे पर्सनल पर्सनल, जैसे पर्सनल माय फ्रेंड डील्स इन स्टेशनरी। अगर मैंने कहा कि मेरा दोस्त जो स्टेशनरी का कारोबार है, स्टेशनरी, और अगर आपको स्पेलिंग दे दी मैंने, क्या देखना एक बार, इनको पेरोनिम्स कहते हैं। व्हाट आर इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? पेरोनिम्स कहते हैं इनको। पेरोनिम्स दरअसल बच्चों वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है पर स्पेलिंग में डिफरेंस होता है और मीनिंग में भी डिफरेंस होता है। हिंदी में आपने युग्म शब्द पढ़े हैं, अंश और अंश, अंश माने कंधा होता है और अंश का मतलब आपने देखा भी, उसने अपनी तनख्वाह का एक अंश दिया, अपनी तनख्वाह का एक पार्ट दिया। ऐसे शब्दों को हम पेरोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम पेरोनिम्स कहते हैं। देखना सेंटेंस दे रहा हूं, माई फ्रेंड, लिखना बच्चों, माई फ्रेंड, एक वचन है तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा, डील्स इन ओके। आगे वाला सेंटेंस, द सन हैज ए स्टेशनरी पोजीशन एंड लुक एट द बोर्ड। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ देखना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। एंड ये भी देखें आप कि इसमें अगर कोई एरर है तो वो कौन सी जगह है। पहला सेंटेंस लिखा बच्चों, माय फ्रेंड डील्स इन स्टेशनरी, मेरे दोस्त के यहां पर स्टेशनरी का कारोबार है, मेरे दोस्त के यहाँ स्टेशनरी का कारोबार है। स्टेशनरी को हिंदी में लेखन सामग्री कहते हैं। दूसरा, द सन हैज ए स्टेशनरी पोजीशन, सूर्य ब्रह्मांड का एक तारा है। ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे, द सन इज ए स्टार, द सन इज ए स्टार, सूरज भी एक तारा है। और ये सूर्य जो है बच्चों ये ब्रह्मांड का तारा है तथा ब्रह्मांड में इसकी पोजीशन कैसी है? स्थिर, ये स्थिर पोजीशन है इसकी। ये ध्रुव है, ध्रुव, ध्रुव का मतलब अटल है अपनी जगह पर, स्टेशनरी का मतलब समझ अचल। तो बच्चों आप देखें ये जो ए आ गया ना, ये ए का मतलब ए फॉर अचल है। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि ए आते ही आपको ये समझना चाहिए कि इसका मीनिंग अचल अवस्था से लिया जाएगा और ई आएगा तो उसका मीनिंग लेखन सामग्री है। इसलिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको शुद्ध करने के लिए आपको इस ए के स्थान पर ई करना पड़ेगा, तब आपका वाक्य शुद्ध होगा। क्योंकि आपका जो दोस्त है उसके यहाँ लेखन सामग्री का कारोबार है और बच्चों आपका दोस्त जो है उसके यहाँ अचल अवस्था का कारोबार नहीं है। नेक्स्ट देखना, द सन इज स्टेशनरी पोजीशन, तो सूर्य की स्थिति लेखन सामग्री की थोड़ी है, यहां पर आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक बात अच्छे से समझ लो बच्चों, एक शब्द आता है डील विद, देखना क्या लिखा है, और डील इन ये बच्चों डिक्शनरी की भाषा है जो मैंने लिखी है। एस बी का मतलब समबडी होता है, डील विद समबडी होता है, डील विद ए पर्सन होता है, डील इन समथिंग होता है, डील इन ए बिजनेस होता है। अगर आपको ये कहना है कि मेरा दोस्त फला बिजनेस करता है, जैसे माय फ्रेंड डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, मेरे दोस्त के यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार है, तब बच्चों आपको डील इन का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप किसी व्यक्ति से कारोबार रखते हैं, अगर आपका किसी व्यक्ति से कारोबार है, कारोबार से मेरा तात्पर्य उससे आपका जो बोलचाल बर्ताव, तो डील विद होता है। जैसे यू शुड नॉट डील विद सच ए डिसऑनेस्ट पर्सन, आपको इस प्रकार के बेईमान आदमी से कोई कारोबार नहीं रखना चाहिए, कोई बोल बुआर नहीं रखना चाहिए। किससे? कोई इस प्रकार का बेईमान आदमी। यू शुड नॉट डील विद सच ए डिसऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि आज ये पर्सन आ रहा है, डील विद ए पर्सन होता है, जबकि डील इन समथिंग होता है, डील इन ए ट्रेड होता है, डील इन ए बिजनेस होता है। बात समझ में आ गई है? ओके, तो ये बच्चों पेरोनिम्स है। यहां पर क्या दिया हुआ देखना आप, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, देखो बच्चों उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था, बल्कि नामुमकिन था। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये काम लगभग उसके लिए नामुमकिन था। टू गेदर,
माने टू कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना होता है, इतना सारा पैसा इकट्ठा करना, टुगेदर वो भी एक साथ, इतना पैसा एक साथ, इतनी बड़ी रकम एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था, संभव था। 100 पेसोज, यानी उस डाकपाल के लिए 100 पेसो, 100 जो पेसो है, इतनी बड़ी रकम को उसके एक साथ जुटाना, एक साथ गैदर करना, एक साथ कलेक्ट करना उसके लिए असंभव काम था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, सो ही वॉज एबल, इसका मतलब सो ही कुड सेंड द फार्मर, इसलिए वो किसान को, उस किसान को, लेंचो नामक किसान को वो भेज सका, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ज्यादा ही भेज सका, यानी 100 पेसो मांगा था, 100 पेसो वो नहीं भेज सका, वह तो जैसे आधा कितना हो गया 50, तो 50 से थोड़ा ज्यादा यानी 60-70 इतना ही भेज पाया वह, और पूरे के पूरे जो 100 पेसोज है वह बच्चों का जुटा नहीं पाया, चंदा इकट्ठा किया उसने, बट दिस वाज अ बिग अमाउंट फॉर हिम टू गेदर, उसके लिए इतना सारा अमाउंट जो है वो गेदर करना उसके लिए कैसा काम था, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था, असंभव था, वो नहीं कर पाया, पर जितना हुआ उतना उसने किया। देखो अपने कहते हैं आजकल क्या, आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छाई करते हैं तो उसके बदले क्या मिलती है, बुराई मिलती है, अच्छाई का जो नतीजा बुराई होता है, ऐसी बात इसमें आगे आ रही है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 पेसोज, उसके लिए 100 पेसो एक साथ जुटाना असंभव कार्य था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को भेजने में समर्थ हुआ, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से केवल कुछ ज्यादा ही भेजने में या प्रेषित करने में समर्थ हो पाया। ही पुट को अंडरलाइन कीजिए बच्चों, आप जानते हैं ये एक वचन है, व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर जब करता एक वचन होता है तो वर्ब में ऐसे एस जोड़ना चाहिए, पुट में आपने ऐसे एस क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि बच्चों पुट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पुट ही होती है ना, तो यहाँ ये समझें कि ये जो पुट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और आप तो जानते हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में कभी एस नहीं जुड़ता, जैसे शी वेंट, ये तो ठीक है, पर क्या आप यूं कहेंगे शी वेंट्स, ऐसा आप कभी नहीं कहेंगे, बिकॉज सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब जो होती है बच्चों उनमें एस ई एस जोड़ने का चक्कर नहीं होता, ये चक्कर केवल फर्स्ट फॉर्म में होता है, और वह भी कब, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, जब करता एक वचन होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बातें हैं। ही पुट द मनी, उसने उस रकम को, जितना उसने इकट्ठा किया था डाकपाल ने, तो डाकपाल ने क्या किया, उस पूरी रकम को पुट माने रखा, इन एन एनवेलोप, एक लिफाफे में, एक लिफाफे में रखा, उसने क्या किया, एक लिफाफे के अंदर अपने द्वारा जुटाई हुई सारी रकम को एक लिफाफे के अंदर रखा, एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिख दिया इसके ऊपर, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के नाम संबोधित जो लिफाफा था या वह लिफाफा जिसके ऊपर लेंचो का पता लिखा हुआ था, उस लिफाफे में उसने उस रकम को डाल दिया, एंड विद ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और बच्चों साथ में डाल दिया क्या, एक कवरिंग लेटर, उसने वो जो लिफाफा है उस लिफाफे में पैसा रख दिया, पैसे के साथ में एक छोटा सा पत्र के नाम पे एक छोटी सी कागज की चिट डाल दी, और उस चिट के ऊपर बच्चों कुछ नहीं लिखा, उसने भगवान की हस्ताक्षर कर दिए, क्या कर दिया, उसने भगवान की हस्ताक्षर कर दिए, देखना GOD, गॉड क्या हुआ, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, अर्थात हस्ताक्षर के रूप में केवल एक ही शब्द लिखा उसने, GOD, गॉड, गॉड का मतलब सिग्नेचर। अब बच्चों एक बात समझें आप, हिंदी की एक बात समझाता हूं आपको मैं, सिग्नेचर को हिंदी में हस्ताक्षर कहते हैं, और हस्ताक्षर एक वचन है, परंतु हिंदी में जब भी आप इसका प्रयोग करोगे तो आप ऐसे कहते हो उसने हस्ताक्षर कर दिया, ऐसा नहीं बोलते, उसने हस्ताक्षर कर दिए। उसी तरीके से आप कहते हो कि उसने दर्शन कर लिए, उसी तरीके से आप कहते हो उसके प्राण निकल गए। तो ये जो हस्ताक्षर शब्द है, ये जो प्राण शब्द है और ये जो दर्शन शब्द है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में इनको अपन प्लूरल की तरह बोलते हैं, हिंदी में इनको बहुवचन की तरह बोलते हैं, ऑल्दो दे आर सिंगुलर, हालांकि वो सिंगुलर होते हैं। अंग्रेजी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर है, एक वचन है। एक सेंटेंस बच्चों बोर्ड पे आपको मैंने लिखवाया था और उस पर शायद मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाया था, पेपर्स के बारे में बता रहा था बच्चों, और उस पेपर्स वाले वाक्य में आप यूं शुद्ध कीजिए, मैंने आपको ये लिखवाया था कि प्लीज गिव मी सम पेपर्स, कृपया मुझे कुछ पेपर्स दे दीजिएगा, 2 पेपर्स ऐसा लिखाया होगा मैंने, तो 2 पेपर्स नहीं होता बच्चों, बात को समझना। कागज जो होता है, कागज उसको अंग्रेजी में अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, अगणनीय संज्ञा, एक कागज दे दो, 2 कागज दे दो, ऐसे नहीं होता। आप यूं कह सकते हैं प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ 2 पेपर्स, प्लीज गिव मी 2 पीसेज ऑफ पेपर्स, प्लीज गिव मी 3 रिम्स ऑफ पेपर, प्लीज गिव मी 3 रिम्स ऑफ पेपर। मैंने ये बोला कि पेपर का बहुवचन पेपर्स नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना ही है तो रिम शब्द जोड़ें, अगर बनाना ही है तो पीस शब्द जोड़ें।
पेपर का प्लूरल नहीं बन सकता है, बिकॉज पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल वाटर है, एक पानी दे दो, दो पानी दे दो, ऐसे नहीं होता है। एक कागज दो कागज नहीं होता, पर कागज की एक रिम दे दो, कागज की दो रिमें दे दो, कागज का एक पीस दे दो, दो पीस दे दो, इस तरीके से चलता है। ये बात मेरे को बतानी थी जो मैंने बताई नहीं आपको। आगे देखना आप, इसमें बच्चों एक शब्द आया सिग्नेचर, इसके ऊपर गौर करेंगे आप। देखना एक सेंटेंस, ही साइंड, लिखते चलो, ही साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट्स। उसने क्या किया? डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन किया। ही साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, प्लीज पुट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स। देखो बच्चों, दोनों सेंटेंसेस जो है इन्हें गौर से देखो एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और इस बात का पता लगाने की कोशिश करो कि इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या, और है तो कहां है। उस एरर को निकालने की कोशिश करो। बच्चों सेंटेंस लिखा मैंने, ही साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट्स, उसने दस्तावेजात के ऊपर दस्तखत कर दिए। ये इसका हिंदी अनुवाद है। उसने अभिलेखों के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। और दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, प्लीज पुट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स, कृपया दस्तावेजात के ऊपर अपने दस्तखत कर दीजिए। ऐसे दो सेंटेंस है। देखो बच्चों, पहले सेंटेंस में करेक्शन ये होगा कि ही साइंड ऑन द डॉक्यूमेंट्स में बच्चों मैंने आपको पहले भी क्लियर किया होगा कि साइन एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में कभी ऑन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इस वाक्य को करेक्शन करने के लिए ये हटाना पड़ेगा। बात को समझना, साइन एक टीवी है, टीवी का मतलब टेलीविजन नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है। साइन माने हस्ताक्षर करना, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं आ सकता, इसके ठीक बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ही साइंड द पेपर्स। ओके, दूसरा देखना, प्लीज पुट योर। बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि योर एक डिटरमिनर है, और मैंने कहा था कि अगर कोई डिटरमिनर आएगा तो अपने साथ नाउन लेके आएगा। एक डिटरमिनर आएगा तो अपने साथ नाउन लेके आएगा, वर्ब लेके नहीं आ सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि शी इज माई गो, ऐसा नहीं हो सकता। शी इज माई गो, मैंने ये बोला माई के बाद वर्ब नहीं आ सकती, उसके बाद नाउन आना चाहिए। देखो बच्चों, साइन तो क्या है? साइन माने हस्ताक्षर करना, क्रिया है, इसलिए इसको काट के सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लीज पुट योर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्स, कृपया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दीजिए, अपने दस्तखत कर दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों ये देखा आपने। आज की बात यहीं समाप्त, और बाकी बात आपसे अगली क्लास में होगी। नमस्कार।